वो दरअसल जावेद मोहम्मद का घर नहीं था, बल्कि उनकी वाइफ का था। 20 साल से आप उनको रहने दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी 4-4 बच्चे हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है। 20 साल बाद आप बता रहे हैं कि वो घर जो है गैर कानूनी है। जो जावेद मोहम्मद अभी घटना के उस पथराव के एक दिन पहले प्रशासन के साथ चेयर शेयर कर रहे थे, स्माइल शेयर कर रहे थे, फोटो शेयर कर रहे थे, उसको उन्होंने कहा कि इन्होंने उकसाया कि सबसे पहले उनकी बीवी का घर गिराने वालों को कोई जिम्मेदारी दी जाए कि उनको सरकारी आवास में रहने दिया जाए, जब तक कि पीडीए के अधिकारी उनका घर को रिकॉन्स्ट्रक्ट न कर देते। पिटीशन हम इस आधार पर दे रहे थे कि एक बहुत भयानक गलती इलाहाबाद के प्रशासन और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से होने जा रही थी। उन्होंने जो फैसला किया था कि वो जावेद मोहम्मद का घर गिराएंगे, वो दरअसल जावेद मोहम्मद का घर नहीं था, बल्कि उनकी वाइफ का था, जिनको उनके पिताजी ने गिफ्ट में दिया था। और उनकी वाइफ एब्सोल्यूट ओनर थी, उसकी तनहा मालिक वही थी, उसमें जावेद मोहम्मद की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हम कोर्ट के माध्यम से, विकास प्राधिकरण ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कोर्ट में गए लेटर पिटीशन के जरिए कि कोर्ट इनको आदेशित करे कि जो घर दूसरे का है उसको जावेद मोहम्मद के नाम पर क्यों गिरा रहे हैं। दूसरा ये कहना चाह रहे थे कि जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है उत्तर प्रदेश का 1973 का, उसमें घर गिराने जैसी बात को बहुत तरजीह नहीं दी गई। उसमें कोई आदमी अपना ज़मीन पर अपना घर बनाया हो और नक्शा नहीं पारित किया है तो उसे जुर्माना हर्जाना के साथ उसका नक्शा पारित हो जाता, उसके नक्शा पर मैप सैंक्शनिंग की उससे फीस ली जाती, उसका भी कुछ जुर्माना हो जाता। 20 साल से आप उनको रहने दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी 4-4 बच्चे हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है। 20 साल बाद आप बता रहे हैं कि वो घर जो है गैर कानूनी है। गैर कानूनी सिर्फ इसलिए कि मैप सैंक्शन नहीं है, गैर कानूनी इसलिए नहीं था कि वो दूसरे की ज़मीन पर घर बनाए थे या कोई सरकार की सड़क के ऊपर उन्होंने अपना मकान तामीर कर लिया था। देखिए, जावेद मोहम्मद के अलावा जो भी लोग जो पिछली बार नागरिकता आंदोलन के एक लोकतांत्रिक लड़ाई में शामिल थे, और वह हिंदुस्तान की अनूठी लड़ाई इस रूप में थी कि 160 या 70 पार्कों में देश की चल रहा था और उसमें कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई नागरिक महिलाओं के उस आंदोलन में और महिलाओं की तरफ से। उसमें इलाहाबाद में 66 दिन तक मंसूर पार्क में आंदोलन चला। उसमें देश भर के ख्यात विख्यात वैज्ञानिक से लेकर कलाकार, वक्ता, नेता, राजनेता, सांसद, मंत्री सभी आते गए, गायक आए, थिएटर के आर्टिस्ट आए। एक समा बंधा हुआ था, उसको आयोजित करने वाले जितने लोग थे, सारा अहमद हो, चाहे शाह आलम हो, चाहे जावेद मोहम्मद हो, चाहे उस्मानी हो, चाहे उमर खालिद हो, सबके ऊपर इन्होंने FIR लगा के बता दिया कि इलाहाबाद की हिंसा के शिल्पी यही लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं हिंसा के। जो जावेद मोहम्मद अभी घटना के उस पथराव के एक दिन पहले प्रशासन के साथ चेयर शेयर कर रहे थे, स्माइल शेयर कर रहे थे, फोटो शेयर कर रहे थे, उसको उन्होंने कहा कि इन्होंने उकसाया। और अगर आप जावेद मोहम्मद का आखिरी बयान पढ़ लीजिए जो व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने जारी किया और लिखा कि इसको आप लोग सर्कुलेट करिए, वो यही है कि इलाहाबाद में अमन चैन को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। नमाज के पढ़ने वाले नमाज पढ़ के घरों में जाएं और किसी तरह का कोई जमावड़ा न लगाएं और किसी तरह का कोई समाज में तनाव न पैदा होने। जो व्यक्ति पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में जिसके खिलाफ कोई FIR न हो, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा न हो, जो किसी तरह से इलाहाबाद के जो नेताओं का शौक़ है कि कोई बिल्डर है, कोई प्लाटर है, कोई गैस एजेंसी का मालिक है, कोई पेट्रोल पंप का मालिक है, कोई वसूली करवाता है, उसका भी नहीं। तो बहुत छोटे से कारोबारी थे जो पानी निकालने वाले मोटर का धंधा करते हैं। एक शिक्षित परिवार जिनके बच्चे उच्च शिक्षित थे, वो खुद काफ़ी संजीदे और समझदार लोग थे,
इलाहाबाद का प्रशासन ने अपने स्वविवेक से नहीं काम किया, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप भय और आतंक का माहौल बनाया। एसपी साहब जहाँ पर यहाँ कप्तान हैं, जब से अब किस जनता के किस हिस्से ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट किया हो कि इन्होंने कोई काम कराने का पैसा मांगा हो, इन्होंने कोई दलाली मांगी हो, ये कोई एडी और नगर निगम में ठेकेदारों के लिए इंजीनियरों के यहाँ जाकर उठते बैठते हो कि वह किसी कारपोरेटर को काम दिलाते हो, कोई भी आरोप चिकनी चुपड़ी बात करके आप व्यंग कर रहे हैं। उनके साथ उर्दू फारसी कप्तान साहब बोलते थे, उनके साथ अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह करते थे और कहते थे मैं उर्दू फारसी जानता हूँ। तो कप्तान साहब को तब अच्छा लग रहा था, उनसे किताबें ले रहे थे, अजान क्या है, नमाज क्या है, और उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उनके घर से हथियार बरामद हो रहा है, उनके घर से देश विरोधी साहित्य बरामद हो रहा है। सबके सामने नगर निगम के मजदूरों और कर्मचारियों ने उनके घर का एक एक सामान निकाला, एक एक सामान खोल के देखा गया। आपके चैनल के सैकड़ों पत्रकार अपने कैमरे के साथ वहाँ तैयार थे, कोई कुछ नहीं मिला, किताबों और घर के सामान के कुछ नहीं मिला। शाम होते होते स्टोरी प्लांट हो रही कि कट्टा पाया गया, पिस्तौल पाया गया। आप सर्च कर रहे थे तो आपको उनके परिवार के सदस्य को बुलाना चाहिए था, पड़ोसी को, रिश्तेदार को बुलाते, संभ्रांत व्यक्ति को बुलाते, इलेक्टेड कारपोरेटर को बुलाते, उनके साथ आप कट्टा निकलवाते। आपके कार में फेयरनेस नहीं, आप मीडिया को शामिल करके लोकल जो इस तरह के पत्तल चाटने वाले पत्रकारों को आप साथ में लेकर ही आप ये न्यूज़ प्लांट कर रहे हैं कि उनके यहाँ कट्टा पाया गया। जब मजदूर सामान निकाल रहे थे उस समय कट्टा नहीं था, लेकिन जब पूरा घर मलबे का ढेर हो गया तो फिर आप वहाँ से कट्टा निकाल लिए, मलबे में से, दीवार के भीतर से आपने कट्टा खोजा। आप कोई एक बयान ये बता दें, एफआईआर में भी जावेद में मोहम्मद जो अगर मास्टर माइंड है तो उसका तो विशेष उल्लेख होना चाहिए एफआईआर में। एफआईआर में बाकी 75 लोगों के साथ उनका भी नाम है, कहानी सब एक है। मास्टर माइंड की तो विशेष भूमिका दिखानी चाहिए ना कि उसने ललकारा, उसने उकसाया, वो दौड़ते हुए वहाँ अटाला चौक पर गया, वो भागते हुए मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स पे लोगों को जोश दिलाया। आप घर बैठ के एफआईआर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि 24 लोग मौके पर पकड़े गए, एफआईआर कर रहे हैं 24 घंटे बाद। मौके पे जो पकड़ा जाता है उसका एफआईआर तुरंत होगा कि 24 घंटे बाद होगा? देखिए, हम लोग हैं वकील, हम लोग किसी के कानूनी हक, संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग निर्दोष हैं, हर आदमी जो है उसको छूटने का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि जिसने ये पत्थरबाजी नहीं किया उसके साथ उसको बेवजह परेशान न किया जाए, और जो पत्थरबाजी किया हो उसके साथ किसी भी तरह की मुरव्वत भी न की जाए। प्रशासन को अपने विवेक से निष्पक्षता को अपने साबित करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि जो इलाहाबाद के प्रशासन की इधर इन दिनों लगातार नागरिकता आंदोलन में इलाहाबाद के प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय काम किया था और किसी भी तरह से टकराव को बचाया था। अचानक इलाहाबाद का प्रशासन का स्तर इतना ज़्यादा विचारों को, सवालों के घेरे में आया, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। मुझे लग रहा है कि शासन सत्ता में एक दोबारा जो एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह माननीय योगी जी आरूढ़ हुए हैं, उसके बाद इधर जो तमाम बदनामियां उत्तर देश में हुई कि पूरे एमिरेट्स में छोटे छोटे मुल्क खिलाफ खड़े होकर भारत से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, वहाँ के हमारे राजदूतों को बुला के डांट रहे हैं, और एक डिफेंसिव माहौल बना इस देश का। इस देश की स्वाभिमान और उसके सम्मान को थोड़ा सा संदेह के घेरे में देखा जाने लगा। उसको ओवरटेक करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही, और अभी और ये करेंगे। हम लोग मांग करेंगे कि सबसे पहले उनकी बीवी का घर गिराने वालों को कोई जिम्मेदारी दी जाए कि उनको सरकारी आवास में रहने दिया जाए जब तक कि पीडीए के अधिकारी उनका घर को रिकॉन्स्ट्रक्ट न कर देते। उनको मुआवजा दिया जाए और विभागीय कार्रवाई करके पीडीए के अधिकारियों को दंडित किया जाए जो कमरे में बैठ के फर्जी उन्होंने कारण बताओ नोटिस और ऑर्डर निकाला। और ये सारा रिकॉर्ड मंगवाएंगे हम लोग कि अगर आपने आदेश पारित किया तो उससे संबंधित कितने टिप्पणी है, कितने कागजात हैं जो आपके रजिस्टर में हैं। ये झूठ का राज चलेगा नहीं न्यायालय के सामने।
या रिश्वतखोर लोग जो इस शहर में इतने ज़्यादा अतिक्रमण फैला दिए हैं पैसा खा खा के, इनका इलाज न्यायपालिका से ही हो सकता है। पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका बहुत संवेदनशील है, बहुत जवाबदेह है और बहुत सारे जजेस आम आदमी के दुख दर्द और उसकी पीड़ा के साथ अपने को जोड़ते हैं और इस तरह के जजमेंट भी आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम न्यायपालिका से उस परिवार को न्याय मिलेगा जिसके घर को बिना कारण के तोड़ा गया।